तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एडिशनल टॉपिक्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड कंडक्टर्स ऑफ सेकंड काइंड। कंडक्टर्स ऑफ फर्स्ट काइंड में जो चार्ज कैरियर है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें चार्ज कैरियर अदर देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे आयंस। कंडक्टर्स में होते हैं होल्स, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ सेकेंड काइंड। ये जो होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं, होल्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे जो बच गया उसमें एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता है आसपास के क्रिस्टल लैटिस से, तो उसे बोलते हैं होल। तो टेम्परेचर का इनके मूवमेंट पर जो इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर इंपैक्ट आता है। तो वो क्या इंपैक्ट आता है वो हमें थोड़ा सा देखना है, वेरिएशंस किस तरह का होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस होता है रॉ एल अपॉन ए, जहां पर एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रॉ रेजिस्टिविटी है। रॉ मटेरियल प्रॉपर्टी है जो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो रॉ की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो वो है एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ, रिमेनिंग हो गया एल अपॉन ए। एल अपॉन ए कंडक्टर की ज्योमेट्री से लिंक्ड है, और एम है मास ऑफ चार्ज कैरियर, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के केस में। एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वो इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज जो भी चार्ज कैरियर है तो चार्ज कैरियर की डेंसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है रूम टेम्परेचर पर, बता सकता है कोई? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर एट रूम टेम्परेचर? ये डेटा याद रखने का है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉपर में यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻28। ये काफी ज्यादा माना जाता है, बहुत ज्यादा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया तुमने कॉपर का तो उसमें 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, टॉ हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जितने टाइम इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर किए रहा। इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते रहते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं उसके कारण भी टकराते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं जब ये चलते हैं तो भी ये टकराते हैं। तो जितने टाइम बिना टकराए रहे। तो रेजिस्टेंस के इस एक्सप्रेशन में एल और ए, तो हम इस पर तो इफेक्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं टेम्परेचर का, हालांकि ये भी चेंज होते हैं, पर इस लेवल पे हम एल और ए पर इफेक्ट नेग्लिजिबल मानते हुए इन फैक्टर्स में से अगर देखें तो एक है एन, दूसरा है टॉ। ये दो फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं। तो इससे रॉ चेंज होता है, और रॉ चेंज होता है तो आर चेंज होता है, क्योंकि आर रॉ पर डिपेंड कर रहा है। तो किस तरह से ये चेंज हो रहा है, एन पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, टॉ पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो हम देखेंगे। फॉर्मूले से तुम फैमिलियर हो, आर टी रेजिस्टेंस है T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही सिमिलर फॉर्मूला होगा रॉ टी इक्वल टू रॉ 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऊपर वाले फॉर्मूले में जो अल्फा है उसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह देते हैं, और नीचे वाले में जो अल्फा है उसे हम बोल देंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी ऑलमोस्ट। यूनिट में यूनिट भी सेम रहेगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस फॉर्मूले से अगर देखें तो रेजिस्टेंस जो वैरी होगा डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू पर। अगर अल्फा पॉजिटिव है किसी के लिए तो RT विल बी ग्रेटर देन R0, अल्फा नेगेटिव है तो RT विल बी लेस देन R0। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, पहला केस देखते हैं हम कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव क्यों होता है, इसका रीजन है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं रूम टेम्परेचर पर ही, कॉपर का मैंने एग्जांपल दिया था, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं, पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ते तो हैं पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते,
थोड़े से बढ़ते हैं, तो मान लो टेम्परेचर बढ़ाने पर n में इंक्रीमेंट हुआ थोड़ा सा, पर थर्मल एजिटेशन के कारण इनके बीच जो टक्करें हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टक्करें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। तो टक्करें जब बहुत जल्दी जल्दी होंगी तो ये जो टॉ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये घटेगा और ये काफी ज्यादा घट जाता है। और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, फॉर्मूले से तुम देख सकते हो, रॉ एंड आर बोथ दोनों ही बढ़ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, बोथ विल इंक्रीज। तो कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ते हैं, ये हमें पता चला। ये तुम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एलन के पास रोड उधर जा रही है तलवंडी की तरफ, ये वाली रोड जिसपे पहले ही काफी ट्रैफिक रहता है, अगर मान लो इस नाले को भी कवर करके यहाँ पे रेजोनेंस अपनी बिल्डिंग बना दे, दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ छूटें तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोग अपने घर तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाएंगे। यानी पहले से ही n काफी ज्यादा है और अब जो है थर्मल एजिटेशन और बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसलिए रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ गए। इसका उल्टा सोचो, अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो क्या होगा, सोच कर देखो। अगर टेम्परेचर कम करूं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और कम किया और कम किया, कम करते जाओ। एक कंडीशन ऐसे आएगी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे और ज्यादा कम कर दिया टेम्परेचर तो फाइनली वो सब्सटेंस अपना रेजिस्टेंस लूज कर देगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई सब्सटेंस अपना रेजिस्टेंस लूज कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बन जाता है वो, सुपर कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस अगर लूज कर दिया तो सुपर कंडक्टर बन गया। इसकी खोज किसने की, किसने डिस्कवर किया ये फैक्ट, प्रोफेसर कैमरलिंग ओन्स। यहां बैठे हो, अगर नहीं लिख रहे हो तो यहां बैठने से कोई फायदा नहीं है, वापस जा सकते हो। प्रोफेसर कैमरलिंग ओन्स और उनके सहयोगियों ने पता लगाया, डिफरेंट मेटल्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, जिसमें तुम्हें पर्टिकुलर एक मेटल का एग्जांपल याद रखना है, दैट इज मरकरी, हाइड्रोजन, Hg। Hg का टेम्परेचर घटाते घटाते जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर, हमने उस टेम्परेचर को नाम दिया 4.2 केल्विन कर देते हैं, तो वो अपना रेजिस्टेंस लूज कर देता है। यानी मरकरी 4.2 केल्विन बिलो टेम्परेचर पर क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर, अपना रेजिस्टेंस लूज कर देगा। अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर अवेलेबल है तो हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, अपनी कल्पना शक्ति से बताओ सोचकर। अगर तुम्हें सुपर कंडक्टर दे दिया जाए तो तुम क्या करना पसंद करोगे, क्या करोगे, जोर से बोलो। कंप्यूटर्स में वायरिंग, उससे क्या फायदा होगा, हाँ, डेटा मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। और अभी तुम्हें घर में जब बिजली की लाइन खींचनी पड़ती है, हैवी एप्लीकेशंस के लिए मोटा तार लगाना पड़ता है, गीजर चलाना है, एसी चलाना है, तो तार मोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो लार्ज पावर ड्रॉ करते हैं, तो करंट बहुत ज्यादा खींचते हैं, रेजिस्टेंस अगर कम भी है तो जो हीट डेवलप हो रही है क्या हो रही है, I²R। तो हम कंपेंसेट करने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। तो मोटा और मोटा तार इस्तेमाल करना पड़ता है, जितनी ज्यादा करंट ड्रॉ करनी, जिससे कि कम गर्म हो। और अगर तुम्हें सुपर कंडक्टिंग वायर मिल गया
अभी क्या है, प्रैक्टिकली रूम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, बहुत लो टेम्परेचर पर हम सुपर कंडक्टर बना पा रहे हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी पड़ती है। कई एक्सपेरिमेंट होते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन के, जिसमें कोई चीज मैग्नेटिक फोर्स के कारण तैरती हुई चल रही है हवा में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। तो वहां हमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज करनी पड़ती है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हम यूज करते हैं। तो टेम्परेचर बहुत कम वाली जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। लो टेम्परेचर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टर्म है वो है क्रायोजेनिक्स। ऐसे हाई टेम्परेचर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है पायरोमीट्री। कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए तुम्हें। तो कम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल हो पाया, पर अगर रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल हो गया तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मान लो तुम्हें एसी लगाना है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो लाइन खींचनी है तुम आसानी से खींच सकते हो। सेलो टेप लो, बाल के बराबर पतला सुपर कंडक्टिंग वायर पर्पस सर्व कर देगा, दीवार पे जहां जहां लेके जाना है सेलो टेप से चिपका दो, गर्म तो वो होगा ही नहीं, ना आग लगने का खतरा ना कुछ और खतरा। जितनी करंट खींचनी है खींचो, रेजिस्टेंस तो जीरो है उससे। तो ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड देखें, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉइल बनाकर, तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीखा, कॉइल बनाकर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो अब जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल मैंने बनाई तो उसमें मैं करंट को इनफाइनाइटली बढ़ा सकता हूं। करंट को मैं अगर कितना भी बढ़ा सकता हूं तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है। मान लो मैंने ये लोहे की कील है, इस पे लपेटा तार को, सुपर कंडक्टिंग वायर, और एक कॉइल बना दी। अब मैं उसमें करंट इनडेफिनेटली बढ़ा सकता हूं, मेरे पास सोर्स है, पावर सोर्स, मैंने उसमें करंट पास की। अभी इतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को नापते हैं यूनिट टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है TESLA, टेस्ला, कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो कई टेस्ला, 10 की पावर 10 टेस्ला, ओवर 10 टेस्ला, 10 टेस्ला से भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप कर पाते हैं। 10 टेस्ला कितना होता है अंदाजा लगाओ। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण मैग्नेटिक निडल अलाइन हो जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कंपास निडल, वो है 10 की पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का, 10 की पावर -5 टेस्ला। और मैं कितने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, उसका 10⁶ टाइम्स, 10 टेस्ला और उससे भी ज्यादा। बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो तुमने लोहे के बकल वाली बेल्ट पहनी हुई है, दो जने आपस में बात कर रहे हैं, एक जना दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे पता चल गया, यहां से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां से खड़े खड़े डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट करूंगा और इसको ऐसे पोजीशन चेंज कर दूंगा उसकी, जो परेशान कर रहा है दूसरे, वो वहां से उठेगा, उठकर दूसरी जगह चले जाएगा। जैसा पिक्चर में होते हुए तुमने देखा, ऐसी पिक्चर बनी ना एक्समैन वगैरह, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की पावर को दिखाया है। तो ये पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में हो जाएगी जब हम रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेंगे। तो सुपर कंडक्टर में बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। अगर तुमने एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई रिंग में करंट फ्लो करा दी तो प्रिंसिपली तो इनफाइनाइट टाइम तक करंट फ्लो होती रहेगी, क्योंकि उसको रोकने वाला रेजिस्टेंस तो जीरो है। कंडक्टर के बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। सेमीकंडक्टर, क्योंकि दोनों में इफेक्ट एक जैसा होता है टेम्परेचर का। सेमीकंडक्टर समझते हो क्या? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखता है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल वगैरह में जो लिक्विड होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें चार्ज कैरी करते हैं आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जबकि सेमीकंडक्टर में कौन चार्ज कैरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड होल। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर जो खाली जगह है उसमें एबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, तो उसको बोलते हैं होल। इन दोनों में ही इनके लिए अल्फा होता है नेगेटिव, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। रीजन, रूम टेम्परेचर पर इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या आयन डेंसिटी है वो कम है, n इज स्मॉल। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर n कंसिडरेबली बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में।
या आयन का मूवमेंट इजी हो जाता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो आयन मूवमेंट इजी हो जाता है। फिर टॉ जो है उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टॉ बस थोड़ा सा डिक्रीज होता है, क्योंकि खाली जगह काफी थी। जैसे उधर जो आर के पुरम, श्रीनाथपुरम, रंगबाड़ी वो सड़कें जा रही, वो सब सड़कें कैसी खाली पड़ी। अगर वहां एक दो इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, उस पर कुछ ट्रैफिक बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काफी लोग आसानी से अपने अपने घर जा सकते हैं, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं, क्योंकि वो पहले से खाली सड़कें हैं। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कम हो जाएंगे, कंडक्शन इजीली होगा, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगे। तो क्या इसमें ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, ये सुपर कंडक्टर बन जाए? इज इट पॉसिबल? सही जवाब है नहीं। क्यों? जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यानी तुमने अभी तो 2 ही कोचिंग खोले थे उधर खाली सड़कों वाली जगह पर, अब और कोचिंग खुलते जाएं तो स्थिति वही हो जाएगी जो यहां पे हो गई थी। 4-5 कोचिंग अगर खुल गए तो सारे ट्रैफिक वो सड़कें नहीं संभाल पाएंगी, वापस वही स्थिति हो जाएगी। नहीं, एक लिमिट के बाद जो है रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक लिमिट तक तो घटेगा, उस लिमिट के बाद रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह से टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का वेरिएशन होता है। तीसरा है एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है? से 9:45 खत्म होने का टाइम था, खत्म होने का तो नहीं, 10 खत्म होने का टाइम, 9:15 से थी। बैठ जाओ अगर चाहो तो। आगे से टाइम का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली जो क्लासेस है इसमें 5 मिनट के बाद परमिशन नहीं मिलेंगे। एलॉयज जो हैं कौन कौन से? जैसे नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर, मैंगनीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, ये सब क्या है? एलॉयज है। एलॉयज में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिसेस बनकर इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है उनका। तो ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, इनके लिए अल्फा होता है, पॉजिटिव तो होता है पर बहुत ही स्लाइटली नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबली पॉजिटिव है या स्लाइटली पॉजिटिव है, उसके कारण टेम्परेचर इनके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर पाते, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहते हैं। तो जितनी भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में, या जहां जहां भी हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स इस्तेमाल करते हैं, ओवन है, हीटर है, वो सब किससे बनाते हैं हम? एलॉयज से बनाते हैं। ठीक। इंसुलेटर्स के लिए अल्फा इज ऑलमोस्ट 0, इससे भी कम पॉजिटिव होता है। इन्हें इंसुलेटर्स पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव, बहुत थोड़ा सा नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होगा। पर तुमने देखा लकड़ी, रबर, कागज, इनको तुम जला भी दोगे तो कंडक्टिंग नहीं बनते। तो ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस को पढ़ा और साथ साथ में सेमीकंडक्टर को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस वो पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ इन डिफरेंट सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी करते हैं और क्यों। ये तो पता होना ही चाहिए कि बढ़ते हैं कि घटते हैं, साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनर डिटेल तुमने एग्जाम्पल से समझी, सड़क ट्रैफिक वाला एग्जाम्पल मैंने दिया।
तो अगला आर्टिकल है कलर कोडिंग। फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस। तुमने अभी सुना कि रेजिस्टेंसेस तो जनरली किससे बनाते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स किसके बनाते हैं? एलओएस के। तुम देखोगे भी सही तो हीटर के अंदर नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, ओवन के अंदर चारों तरफ नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, तो ये सब तो एलओएस से बने हुए हैं। तो फिर ये कार्बन फिल्म ये क्या आ गई? तो जो रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें अभी दिया है वो रेजिस्टेंस वास्तव में कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है। इस तरह के रेजिस्टेंस भी होते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, दो टर्मिनल हैं, टिन वायर्स, इस तरह का शेप है इसका। इस पे कुछ कलर्ड रिंग्स बनी हुई हैं। ये तो टिन वायर है, जीरो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट, पर इसके अंदर एक पतली सी कार्बन फिल्म है और उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो उसको वेरी करके हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। उसके ऊपर चीनी मिट्टी का खोल चढ़ा दिया कार्बन फिल्म के ऊपर और उसके ऊपर कुछ कलर्ड रिंग्स मार्क कर दी मैन्युफैक्चरर ने, जिसने बनाया इन्हें। वैल्यू ही क्यों नहीं लिख दी, कलर्ड रिंग्स क्यों मार्क की? अगर वैल्यू लिख देता, ये रेजिस्टेंस कहां काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे सोल्डर करते हैं, टीवी टेलीफोन वगैरह की तुमने पीसीबी खुली हुई देखी हो तो रेजिस्टेंस सोल्डर्ड रहते हैं। तो अगर सोल्डर करते वक्त जो लिखी हुई साइड है वो अगर नीचे की तरफ छुप गई तो हम इसकी वैल्यू नहीं पढ़ सकते बिना इसको डी सोल्डर किए, निकाले बिना। पर अगर रिंग है तो चारों तरफ दिख रही है हमें, तो कलर कोडिंग से डिकोड कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, अगर वहां बार बार हाथ लगता है वो वैल्यू मिट सकती है या स्क्रैच आ जाए तो मिट सकती है। पर अगर कलर्ड रिंग है, एक जगह से मिट जाएगी तो रिंग है, दूसरी जगह तो रहेगी, दिखाई देगी। तो यही कारण था, क्योंकि पहले तो बहुत रीयूज होता था। अब ये टाइम थोड़ा बदल रहा है धीरे धीरे कि जहां यूज एंड थ्रो आइटम्स बनने लगे। पहले तो बहुत सारी दुकानें इसलिए चलती थी कि वो ठीक करते थे चीजों को। तुम्हारा टेप रिकॉर्डर खराब हो गया, रिकॉर्ड प्लेयर खराब हो गया, वॉकमैन खराब हो गया, तो उसकी रिपेयरिंग होती थी। आजकल तो क्या आ गया, खराब हो गया तो फेंको, अब वो रिपेयरेबल नहीं है। तो अभी भी ये यूज होते हैं और तुम्हारे काम भी आएंगे। फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना रहेगा तो यही रेजिस्टेंस काम आएंगे। मार्केट में बुक्स आती हैं, विज्ञान प्रगति, आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, उसमें डिफरेंट गैजेट्स के सर्किट्स दिए होते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ के उसको पहचान के रेजिस्टेंस कौन सा लगेगा उसकी जरूरत पड़ती है। तो कैसे पहचानते हैं, क्या वैल्यू होती है इसकी? एक्टिविटी भी तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में है। तुम्हें कलर जो है रिंग्स के, उससे उसकी वैल्यू पहचान के वेरीफाई करना है मल्टीमीटर से नाप के कि वो वैल्यू सेम है या नहीं है, कितना अंतर आ रहा है उसमें देखना है। तो ये आर्टिकल तुम्हें सीखना है, एक बार में हमेशा के लिए सीखेंगे हम इसको। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है इसमें जो कुछ कलर्ड रिंग्स बनी हुई हैं, मैन्युफैक्चरर ने मार्क की हैं। 3 रिंग्स तो इक्विडिस्टेंट हैं, चौथी रिंग थोड़ा दूर रहेगी। तो जो 3 रिंग्स इक्विडिस्टेंट हैं, बराबर बराबर दूरी पर हैं, वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड और ये है फोर्थ रिंग। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सीक्वेंस ये रहता है। जो रिंग एक अलग हटकर है उसके अपोजिट एंड से हम गिनना शुरू करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हमारे पास कुछ कोड हैं, कोडिंग सिस्टम, उनके कोरस्पॉन्डिंग कुछ कलर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर ने तय किए हुए हैं। स्टैंडर्ड कोड्स वही यूज करते हैं। तो कोड में तुम 0 to 9 लिख लोगे, टेबल सी बना सकते हो। एक 2 कॉलम रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके अलावा 10 की पावर -1 एंड 10 की पावर -2। इनके कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से कलर आएंगे उनका सीक्वेंस याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस की मदद लेते हैं।
क्योंकि इसका सीक्वेंस याद हो जाता है हमें सेंटेंस की मदद से। वो सेंटेंस है बीबी रॉय, जितने भी मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूं उन सबसे एक एक कलर बनता चले जाएगा, ऑफ ग्रीडी ब्रिटेन। ब्रिटेन कभी ग्रेट नहीं हो सकता, ब्रिटेन बहुत ही लालची है, दुनिया भर में उसने अपने उपनिवेश बसाए, खाली भारत को ही नहीं लूटा, पूरी दुनिया को लूटा है और अभी तक लूट रहा है। दक्षिण अफ्रीका में तो अभी भी वो जो है हीरे की कई खाने हैं, उन पे कब्जा है ब्रिटेन का, वहां की सारी अर्निंग्स वही ले जाता है। सो ब्रिटेन इज ग्रीडी। वहां का कोई है बीबी रॉय हैज ए वेरी गुड वुल्फ, भेड़िया। जो लूटते खसोटते हैं उनके पास भेड़िया होते हैं लूटने खसोटने के लिए। वियरिंग गोल्डन बेल्ट विद सिल्वर बटन्स। तो सीक्वेंस में सारे कलर्स आ गए, जो कैपिटल में लिखे उन सबसे वर्ड एक एक कलर बन जाएगा। क्या तुम्हें बुकलेट मिल गई बोर्ड प्रिपरेशन वाली? तो इस वीक मिल जाएगी, उसमें भी इस पे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम जो बी आ रहा है उससे बनेगा ब्लैक, ब्लैक से स्टार्टिंग होगी, एक जैसे कलर पास पास होंगे। सेकंड टाइम जो बी आया उससे बनेगा ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। पहली और दूसरी रिंग इनमें से किसी भी कलर की हो सकती है, और जो तीसरी रिंग है वो इनकी तो हो ही सकती है इनमें से किसी कलर की, उसके अलावा गोल्डन हो सकती है। अगर गोल्डन है थर्ड रिंग तो कोड बनता है 10 की पावर -1, या फिर सिल्वर हो सकती है। अब कई बार तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है गोल्डन पहले आएगा कि सिल्वर पहले आएगा, तो याद रखने का आसान सा तरीका, अगर तुम्हें सोना और चांदी दोनों मिले तो क्या लेना पसंद करोगे? सोना। और वैसे भी सोना तुम्हें बहुत पसंद है, सोते ही रहते हो ज्यादातर, तो गोल्डन पहले आएगा, सिल्वर बाद में आएगा। और ये केवल थर्ड रिंग या फोर्थ रिंग हो सकती है, गोल्डन सिल्वर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये तो कोड्स और कलर हो गए, पूरे नोट कर लो। कोड्स या कलर में कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट रिंग का जो कलर है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या है, उससे हमें फर्स्ट डिजिट मिलती है रेजिस्टेंस की वैल्यू की। फिर हम सेकंड रिंग का कोड देखते हैं, सेकंड रिंग का जो कलर है उसका कोड क्या है, उससे हमें सेकंड डिजिट मिलती है। 2 डिजिट में हम एक्सप्रेस करते हैं इस नंबर को, बाकी सब वैल्यू हम 10 की पावर में लिखते हैं। थर्ड रिंग के कोड से हमें 10 की पावर मिलती है कि कितनी 10 की पावर से इसे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर थर्ड रिंग गोल्डन या सिल्वर है तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा 10 की पावर -1 से, अगर गोल्डन है, और सिल्वर है तो इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा 10 की पावर -2 से। जो चौथे रिंग है वो हमें टॉलरेंस बताती है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू किस रेंज में वैरी कर सकती है।
फोर्थ रिंग या तो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, उससे हमें टॉलरेंस का परसेंटेज पता चलता है। टॉलरेंस क्या होती है ऐसे तुम समझ सकते हो। अगर तुमने पंखे का कैपेसिटर कभी देखा है तो उस पर लिखा रहता है 2 माइक्रोफैरेड प्लस 5% माइनस 2.5%। इसका मतलब ये हुआ कि उस कैपेसिटर के कैपेसिटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा चेंज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है 2.5% तक, इंक्रीज हो सकती है 5% तक। अब कैपेसिटर में तो दो रेंज है, रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही रेंज होती है, यानी प्लस में माइनस में सेम होता है। अगर चौथे रिंग गोल्डन कलर की है तो जो टॉलरेंस होगी वो होगी ±5%। ±5%। सिल्वर है तो ±10%। ये थोड़ा घटिया रजिस्टर होता है, आजकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई इसकी ±10% वाले की। पुराने जो बड़े वाले रेडियो उसमें मिलेंगे, बहुत पुराने। कई बार 3 ही रिंग होती, कोई रिंग होती नहीं, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। 3 ही रिंग है, चौथी रिंग एब्सेंट है तो ±20% ये होगी टॉलरेंस। हालांकि अब काफी अच्छी स्थिति है, हम ±0.5% टॉलरेंस वाला रेजिस्टेंस बना रहे हैं आजकल। 0.5 बहुत ही कम टॉलरेंस, वेरिएशन बहुत ही कम होगा। तो मान लो 100 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके साथ टॉलरेंस आ जाती है ±5%। इसका मतलब ये हुआ कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 95 ओम से लेकर 105 ओम के बीच वेरी कर सकती है। तो अगर किसी एप्लीकेशन में तुम्हें 101 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है तो क्या तुम 100 ओम वाला रेजिस्टेंस लगा सकते हो वहां? जवाब है हाँ, क्योंकि वो पूरी रेंज कवर कर रहा है। कहां से कहां तक? 95 से 105 तक, ±5%। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कलर्ड रिंग्स अगर दी हुई हैं तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, और इसका रिवर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर दी हुई है तो उससे रिंग्स के कलर्स का सीक्वेंस निकालना। दोनों तरह के प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो तुम्हें जो रेजिस्टेंस यहां से दिया है उसमें तुम रिंग्स देखो, सीक्वेंस पहचानने की कोशिश करो। तो जो रेजिस्टेंस तुम्हें दिया है उसमें पहली रिंग है ब्राउन, गोल्डन तो चौथी है, ब्राउन के बाद है ग्रीन, ग्रीन के बाद है रेड, ब्लू है पक्का। ये है ब्राउन, ग्रीन, रेड। ब्लू नहीं है भाई, ग्रीन है, ग्रीन है। ब्राउन, ग्रीन, रेड, येलो, सॉरी, ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्डन, ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्डन। तो ब्राउन के करस्पॉन्डिंग कोड है 1, तो पहले डिजिट हो गई 1। ग्रीन के करस्पॉन्डिंग 5, दूसरी डिजिट हो गई 5। रेड के करस्पॉन्डिंग 10 की पावर, थर्ड रिंग का कोड दैट इज 2, और गोल्डन के करस्पॉन्डिंग ±5%। जनरली हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज को किलो ओम, मेगा ओम में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको 1.5 इंटू 10⁻3। तो मैं इसको लिखूंगा 1.5 किलो ओम ±5%। ये वैल्यू हो गई 1.5 किलो ओम ±5%। इस पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो रिंग्स का सीक्वेंस है रेड, ब्लू, ब्लैक। टॉलरेंस की बात नहीं कर रहा, टॉलरेंस अंडरस्टूड है। जब भी चौथे रिंग गोल्डन आएगी तो तुम ±5% लगा दोगे, सिल्वर आएगी तो
10% और चौथी रिंग है ही नहीं तो प्लस माइनस 20%। तो खाली वैल्यूज की बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 6 ब्लू का कोड 6 इंटू 10⁻0। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया 26 ओम का। यानी जिसमें तीसरी रिंग काली होती है वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, और अगर ब्लैक की जगह गोल्डन हो जाती है यहां पे तो और छोटा हो जाता, यहां आ जाता -1, ये हो जाता 2.6 ओम, और सिल्वर आ जाती तो और भी छोटा 0.26 ओम। तो जिसमें थर्ड रिंग ब्लैक गोल्डन या सिल्वर होती है बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो ये तो एक तरह के क्वेश्चन हुए। दूसरी तरह का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखोगे फाइंड द सीक्वेंस ऑफ कलर्स फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ कलर्स फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, हमें पता करना है इनके लिए रेजिस्टेंसेस। तो कैसे पता करेंगे, एक के लिए मैं बता रहा हूं फिर तुम कोशिश करोगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी वैल्यू है उसको 2 डिजिट और बाकी सब क्या कर दें 10 की पावर में लगा दें। तो 220 को जब मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 22 इंटू 10⁻1। तो अब मैं कलर्स देखता हूं, 2 के करस्पॉन्डिंग रेड, दूसरे 2 के करस्पॉन्डिंग भी रेड, और 10 की पावर 1 के करस्पॉन्डिंग ब्राउन। टॉलरेंस की बात मैं नहीं कर रहा, टॉलरेंस हमें पता है कि क्या करना है। तो ये सीक्वेंस हो गया रेड रेड ब्राउन। तो बताओ 280 किलो ओम के लिए क्या लिखोगे 28 इंटू 10⁻4 4 लिख दोगे, किलो की पावर 3 और 1 है 0 ये। तो रेड ग्रे येलो, 10 की पावर 4 है ना, रेड ग्रे येलो। 100 ओम के लिए क्या लिखोगे 10 इंटू 10⁻1 मीन्स ब्राउन ब्लैक देन ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। 2.5 मेगा ओम के लिए 25 इंटू 10⁻6 की जगह 5 आ गया। 2.5 इंटू 10⁻6 है तो 0.1 हटा दिया तो 5 रह गया। तो क्या बनेगा रेड, 2 का रेड देन ग्रीन और उसके बाद वापस से ग्रीन। तो लास्ट वाला तुम बताओ 102 ओम का रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, जहां 102 का लगाना है वहां किसका लगाएंगे 100 का, टॉलरेंस में कवर हो जाएगा। सेम यही बात, ब्राउन ब्लैक ब्राउन 100 ओम का लगा देंगे, टॉलरेंस प्लस माइनस 5% भी हुई तो 102 कवर हो रहा है उसमें। तो इस तरह से हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, और इससे रिलेटेड एक फाइनल प्रैक्टिकल डिटेल और बता रहा हूं मैं तुमको। आगे तुम कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा देखोगे 25E या 25R, इसका क्या मतलब हुआ, E का मतलब भी ओम है, R का मतलब भी ओम है। इसका मतलब है 25 ओम का रेजिस्टेंस, 25E मतलब 25 ओम, 25R का मतलब भी 25 ओम। ऐसे भी लिखा हो सकता है 2M5,
इसका मतलब है नहीं कि सेक्टर 2 है, एम गली और 5वें नंबर का मकान है। इसका क्या मतलब है? अगर ये एम या के या ई या आर कहीं बीच में आ जाते हैं तो वहां पॉइंट लगाना है हमें। ये है 2.5 मेगा ओम। रेजिस्टेंस के केसेस में अगर मैं खाली ये भी बोल दूं कि 25 के तो अंडरस्टूड है 25 किलो ओम। ओम बोलना जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ 25 के, वेल अंडरस्टूड है इट इज ऑफ 25 किलो ओम। पर मैंने बोला 2K5 2.5 किलो ओम। मैंने बोला 1E7 1.7 ओम। E और R स्टैंड फॉर ओम, K स्टैंड फॉर किलो ओम, M स्टैंड फॉर मेगा ओम। ये प्रैक्टिकल नोटेशन हम यूज करते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट है तुम पूछ सकते हो। आज का लेक्चर खत्म। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक लेंगे। ये एपिसोड्स टाइप रहेगा, यानी एक कहानी एक बार में खत्म। तो टाइम टू टाइम नोटिफाई होते रहेंगे नोटिस बोर्ड पे, अकॉर्डिंगली तुम आकर इसको कंप्लीट कर सकते हो। बीच बीच में इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट भी लेंगे, यानी डेरिवेशन बोर्ड में कैसे तुम्हें करने वो सब लेंगे।